गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पर बातचीत करेंगे। यह कविता कोटा विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल है। और जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य संग्रह है लहर, उससे ये गीत दिया गया है। प्राय हम सब यात्रा करना पसंद करते हैं। हम सब की इच्छा ऐसे स्थान पर जाने की होती है जहाँ जाने से हमारे मन को शांति मिलती हो, सुकून मिलता हो, और जहाँ जाकर हम कुछ देर के लिए इस संसार के सारे जो दुख है, परेशानियाँ हैं, तनाव है, उनको भूल जाएं। और ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो प्रकृति से संबंधित होती है। प्रकृति में एक ऐसी जीवनी शक्ति होती है कि उसका स्पर्श पाकर व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। चाहे वन हो, नदियों के किनारे हो, पर्वतीय स्थल हो, वहाँ के भ्रमण करने से हम एक नई शक्ति और ऊर्जा से रिचार्ज होकर के लौटते हैं। तो ये प्रस्तुत जो कविता है वो भी एक तरह से इस सांसारिक कोलाहल, भागदौड़, होड़ा-होड़, इससे दूर कहीं ऐसी जगह पर जाने का आह्वान करती है जहाँ पर ईश्वरीय प्रेम और शांति का साम्राज्य हो। कुछ लोग इसको पलायनवाद कह सकते हैं, और पलायनवाद के अर्थ में ये कविता बहुत चर्चित है कि इसमें कवि अपने जीवन के संघर्ष से पलायन करके किसी यूटोपिया में यानी स्वप्न लोक में जाना चाहता है। लेकिन ये छायावाद की एक प्रवृत्ति है कि उसमें प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही अधिक चित्रण हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य का जैसा चित्रण छायावाद में हुआ है, उससे हमें संस्कृत के महाकाव्यों की याद आ जाती है। इतना सुंदर कालिदास, भास, भवभूति जैसा प्रकृति का चित्रण छायावाद के कवियों ने, चाहे वो निराला हो, जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो या सुमित्रानंदन पंत हो, उन्होंने किया है। आपने सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी जिनमें प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण है। तो ये भी एक ऐसी ही कविता है। अब हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। और छायावाद का जो प्रवर्तन हुआ है वो एक तरह से द्विवेदी युग की कुछ जो काव्य वृत्तियाँ थी उनके प्रतिरोध के स्वरूप हुआ है। जैसे कुछ चीज़ें थी द्विवेदी युग की
जैसे इतिवृत्तात्मकता, यानी जैसी कहानी पुराणों में वर्णित थी उसको वैसा का वैसा प्रकट कर देना, उसमें कल्पनाशीलता का अभाव होना। नीतिपरकता यानी जो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई है उनको वैसा का वैसा ही रख देना, और उसमें किसी प्रकार की कल्पना शक्ति या व्यक्तित्व की अभिव्यंजना न हो पाना। बाह्यार्थ निरूपक और स्थूल भावाभिव्यंजक कविता द्विविधि युग की मानी जाती थी। इस कविता के विरुद्ध छायावाद का आगमन होता है, और छायावाद की विशेषता है स्वानुभूति। इसमें कवि मैं शैली को अपनाता है, अपनी बात प्रत्यक्ष रूप से कहना शुरू करता है, और ये कविता एक तरह से कला के स्तर पर और कथ्य के स्तर पर एक तरह की क्रांति लेके आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको कहा ही एक प्रकार की शैली है, अभिव्यंजना की शैली कहा है। और छायावाद अलग अलग आलोचकों के लिए अलग अलग प्रकार से सामने आता है, और वो उसको अलग अलग तरह से देखते हैं। कविवर जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को भारतीय परंपरा में विकसित एक नूतन काव्यधारा से, उन्होंने कहा कि जब उन पे आरोप लगे कि ये तो पाश्चात्य जो रोमांटिसिज्म है उससे ये प्रभावित कविता है, जो पश्चिम के बायरन है, शैली है और जैसे कवि हैं उनसे ये प्रभावित है, तो उन्होंने उनके इस आरोप को निराधार बताया, और उन्होंने कहा कि ये जो भारत की ही प्राचीन संस्कृत की जो परंपराएं हैं उसी का पुनर्जीवन इसमें दिखाई देता है। उन्होंने कहा, जयशंकर प्रसाद का कथन यहाँ मैं दे रहा हूँ, कि सौंदर्य के तरल और सूक्ष्म रूप को अपनाते हुए पौराणिक कथाओं एवं नारी के बाह्य सौंदर्य के वर्णन से भिन्न जिन कविताओं में संवेदना के आधार पर स्व अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई वही छायावाद है। तो छायावाद का जो प्राण है वो स्वानुभूति है, और स्वानुभूति का विपरीत होता है इतिवृत्तात्मकता, कि नारी सौंदर्य जो शास्त्रों में वर्णित है उसी का पृष्ठ पेषण कर देना, उसको फिर से नए शब्द दे देना, वो सौंदर्य नहीं है, बल्कि स्वानुभूति, खुद के अनुभव के आधार पर जो सौंदर्य वर्णन किया जाता है प्रकृति और नारी का, तो वह छायावाद कहलाता है। तो ये उन्होंने एक तरह से बताया कि ये भारतीय परंपरा रही है कि आप मेघदूत ले लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम ले लीजिए, उत्तर रामचरितम ले लीजिए, उसमें प्रकृति और नारी का बड़ा ही मनोहारी और काव्यात्मक बहुत ही अच्छा उसमें निरूपण हुआ है। प्रसाद जी की छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि ही नहीं बल्कि छायावाद की प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता और गंभीरता के पोषक कवि भी हैं। छायावाद का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले हम प्रसाद जी का ही नाम लेते हैं। छायावाद की सभी प्रवृत्तियां एक साथ प्रसाद जी में, चाहे वह मानवीकरण हो, चाहे वह स्वानुभूति हो, चाहे वह चित्रात्मक भाषा हो, लाक्षणिकता हो, रहस्यात्मकता हो, राष्ट्र प्रेम हो, नारी और प्रकृति सौंदर्य वर्णन हो, सारी की सारी प्रवृत्तियाँ प्रसाद जी के काव्य में आप एक साथ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको एक बहुत ही प्रौढ़ कवि के रूप में मान सकते हैं। वो कवि ही नहीं बल्कि एक इतिहासकार थे, दार्शनिक थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे जो कि हिंदी की साहित्य में मील का पत्थर हैं। यहाँ तक कि उपन्यास उन्होंने बहुत अच्छे लिखे और कहानियाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। आकाशदीप कहानी आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियाँ, पुरस्कार कहानी आपने पढ़ी होगी। लहर में, अब ये जिस काव्य संग्रह में ये कविता संग्रहित है, लहर में प्रसाद जी संकल्पात्मक अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति और कलात्मक अनुभूति की श्रेष्ठ परिचायक 33 कविताएं उसमें शामिल है। लहर में जो गीत हैं वो उनकी एक तो कल्पनाशीलता का बड़ा ही अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। दूसरा सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य को नए ढंग से स्वानुभूति के आधार पर जो निरूपण हमें उसमें देखने को मिलता है। चित्रात्मक भाषा में, व्यंजनात्मक शैली में, प्रतीकों के रूप में, है ना, कई तरह के जो रूपक, सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग करके प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छायावाद एक तरह से कलात्मक, हिंदी खड़ी बोली को जो कलात्मक ऊंचाई छायावाद ने दी, उनका एक ऐतिहासिक महत्व है। अब ये जो लहर कविता संग्रह है इसमें प्रगीत है,
आपको पता है कि छायावादी कवियों ने बड़े ही संगीतात्मक गीत लिखे जो गाए जा सकते हैं और बड़े ही उनकी जो पदावली है वो बड़ी कोमल कांत है। लहर के गीतों में प्रसाद जी अतीत की घटनाओं से प्रेरणा ग्रहण की है और लहर के ऐतिहासिक दार्शनिक चित्रण वाली कविताएं वस्तुतः बौद्ध दर्शन की करुणा का प्रभाव ही है। इसमें प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि जैसी कविताएं भी हैं, जो कि एक लंबी कविताएं हैं और उसमें बौद्ध दर्शन का, बुद्ध की करुणा और अहिंसा का बड़ा ही प्रभाव उसमें दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारे गीत इसमें हैं जिसमें अतीत की घटनाओं से प्रेरणा ली गई है। लहर कवि की अंतरतम भावना का प्रतीक है कि लहर भावनाओं की लहर है। अंतरतम भावना जो होती है वो जो उठती है उसी को लहर के रूप में यहाँ रूपक दिया गया है। लहर में कुल 33 कविताएं हैं। आपके पाठ्यक्रम में 3 गीत और एक प्रबंधात्मक कविता पेशोला की प्रतिध्वनि सम्मिलित है। बात जब हम कोटा विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष के हिंदी साहित्य के छात्रों की बात करें तो इसमें आप प्रसाद जी के जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें एक तो आंसू है जो अलग काव्य है, और ये जो लहर से जो गीत लिए गए हैं उनमें 3 गीत शामिल है और एक बड़ी लंबी कविता है, प्रबंधात्मक कविता पेशोला की प्रतिध्वनि, वो शामिल है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रसाद जी की इसी संग्रह से भौतिक संघर्ष एवं अंतर्द्वंद को वाणी प्रदान करने वाला प्रगीत है कि सुकून के पल के लिए व्यक्ति किस प्रकार से इस संसार सागर से पलायन करना चाहता है और सुकून के पल तलाशना चाहता है। ये मानवीय वृत्ति है, सामान्य मानव की वृत्ति है कि आज भी व्यक्ति हिल स्टेशन पे जाता है या नदियों के किनारे घूमने जाता है, कहीं भी जाता है तो वो क्यों जाता है? ताकि उसको फिर से नई ऊर्जा मिल सके। इसे पलायन नहीं कह सकते। तो इसकी कविता हम पढ़ते हैं। ले चल वहाँ भुलावा देकर ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हूँ। जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। जहाँ साज सी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे। नील नयन से ढलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। विभुता विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिलखाती हो ज्योति घनी रे। अमर जागरण उषा नयन से बिलखाती हो ज्योति घनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। इस तरह से ये एक बड़ी ही अच्छी कविता है। अब इसके कुछ भावार्थ को हम समझें तो कवि नाविक को संबोधित है
नाविक को संबोधित है। और इसमें उस स्थान की जहाँ कवि पलायन करके जाना चाहता है, जहाँ सुकून के पल तलाशने जाना चाहता है, उस जगह की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसका इसमें वर्णन है कि वो जगह कैसी होनी चाहिए, वहाँ जाकर के कैसा अनुभव होना चाहिए, वहाँ जाकर के क्या ज्ञान होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो पहली बात आती है कि जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी। आज इस अवनी कहते हैं धरती को, इस धरती पर से प्रेम जैसे गायब हो गया है। हर तरफ होड़ा होड़ है, आपाधापी है, संघर्ष है, द्वंद्व है, नीरसता है, उबाऊपन है, प्रेम और स्नेह जैसी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। तो वो कह रहा है कवि कि ऐसा स्थान हो जहाँ पर सागर हो, सागर शांति का प्रतीक है, महासागर, प्रशांत महासागर शांति का प्रतीक है, जहाँ पर सागर की लहर, अंबर के कानों में गहरी प्रेम कथा, निश्चल, बिल्कुल जहाँ निश्चल और गहरी प्रेम कथा कहती है। मानवीकरण कर दिया है, लहर नायिका है और अंबर नायक है, और दोनों एकांत में बैठ करके अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से मानवीकरण कर दिया है। ऐसी जगह हो जहाँ प्रेम भाव हो, जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, स्नेह हो, प्रेम हो। निर्जल, जिस निर्जन में, जहाँ निर्जन हो, एकांत हो। कहते हैं ना कि एक तो होता है आइसोलेशन, एक होता है सोलिट्यूशन, यानी जहाँ पर ऐसी जगह पर जाने से जहाँ पर अपने आत्मा का अनुभव हो, आत्मा जो कि प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, उसका अनुभव हो, तो उस जगह पर वो जाने का आह्वान नाविक से करते हैं। दूसरा है जहाँ साज सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती गंभीर। अब वो स्थान कैसा होना चाहिए, वहाँ का समय कैसा होना चाहिए कि वो सांझ का समय होना चाहिए, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो शांति का समय होता है। सुबह का जो समय होता है वो तो उत्साह का समय होता है, कर्मरत होने का समय होता है, और शाम का समय आराम का समय होता है, शांति का समय होता है। सांझ सी जीवन छाया, जहाँ जीवन की छाया जो है वो सांझ जैसी हो जाए। ढीली अपनी कोमल काया, और नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती गंभीर। तारे, शाम के समय तारे दिखाई देते हैं, उनको देख करके एक तरह की रहस्य भावना मन में उत्पन्न होती है। तारों को देख करके रहस्य भावना मन में होती है। व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि एक तो इस संसार में मैं हूँ, और एक आसमान में ये तारे हैं, अनंत ये संसार है। ऐसी भावनाएं उसके मन में आती हैं। सांझ का यहाँ मानवीकरण किया गया है। सांझ के नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती गंभीर। ताराओं की जो पंक्तियाँ हैं वह नील नयन से ढुलकाती हो, ढुलकती हो। अगला जो छंद है कि जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। कि जहाँ जाकर के व्यक्ति को आत्मज्ञान होता हो, ऐसी जगह ले चल जहाँ पर ये दिखाई पड़े कि कण कण में ईश्वर है, पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, यानी कि हर कण में ईश्वर की जो ऐश्वर्य है वो हर कण कण में दिखाई पड़े। ऐसी जगह नाविक ले चल। जिस गंभीर मधुर छाया में, ऐसी छाया हो,
ऐसा रहस्य लोक हो जो गंभीर हो, मधुर हो। और विश्व चित्रपट चल माया में, और ये जो संसार सागर का जो रंगमंच है, इस पर ये जो माया चल रही है, आपने देखा होगा शेक्सपियर ने भी संसार सागर को एक रंगमंच कहा है। इसमें लोग तरह तरह के अपने पार्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि विश्व चित्रपट चल माया में, ये संसार जो परिवर्तन है, सारी जो उठापटक हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं इस रंगमंच पर, यहाँ पर विभूता विभूषी पड़े दिखाए। उसकी जो विभूता है, इस संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, वो उसमें साक्षात हमें प्रकृति में साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएं। दुख सुख वाली सत्य पर, और ये जो प्रकृति है वो दुख सुखमयी है, दुख सुखमयी है। जैसे धूप और छाया होती है, वैसे ही दुख और सुख होते हैं। विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रही। ये जो सत्य है, ईश्वर है, वो किस रूप में है? दुख और सुख के रूप में है। उसके दोनों ही पक्ष हैं। विभूता विभूषी पड़े दिखाई, ये जो प्रकृति है वो दुख रूप भी है और सुख रूप भी है। नदी जब शांत होती है तो हमें कितना आनंद देती है, और उसी नदी में बाढ़ आती है तो कितना दुख देती है। सूरज जब सुबह होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, दोपहर को हमें कितना दुख देता है। इस तरह से प्रकृति दोनों ही रूपों में पाई जाती है, शांत रूप में और अशांत रूप में। इसलिए मनुष्य जीवन भी प्रकृति के अनुसार ही दुख सुखमय है। आगे है, श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिलखाती हो ज्योति घनी रही। और जहाँ पर जाकर के व्यक्ति की सारी थकावट, श्रम यानी वो खत्म हो जाए और उसको आराम मिले। जहाँ सृजन करते मेला से, और जहाँ पर दूर आसमान और धरती, जहाँ पर एक दूसरे से मिलन होता हुआ जहाँ दिखाई पड़े, आसमान धरती का मिलन होता हुआ दिखाई पड़े, जहाँ और नया सृजन करते हो, वहाँ पर दोनों मिलकर के नया सृजन करते हैं। अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रही। और उसके बाद एक जो जागरण हो, उषा से पहले, उषा के समय ऐसा जागरण हो कि जहाँ पर ज्योति, आत्म ज्योति के दर्शन हो जाए। अमर जागरण उषा नयन से, बिलखाती हो। ऐसा लगता है कि कवि ने यहाँ बहुत ही गहरे भाव अपने हृदय के भर दिए। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छी कविता है। अब ये कविताएं एक बार में इसके भाव खुलते नहीं हैं। कविता को जो जितनी श्रेष्ठ कविता होती है वो उतनी ही बार, जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं, हर बार उसके नए अर्थ हमारे सामने आते हैं। चाहे वो कोई भी कला का कोई भी रूप हो, हर बार कोई चित्र है उसको हम एक बार पढ़ देखते हैं, दूसरी बार उसी चित्र में हमें नई चीज़ दिखाई देती है। कोई फिल्म है उसको हम एक बार देखते हैं, दूसरी बार में हमें फिर एक नया, उसका नया पहलू दिखाई देता है। इसी तरह इन कविताओं को हम बार बार डूब के पढ़ते हैं तो उतना ही नया नया अर्थ आता है। तो इसका सारांश हम ये देखते हैं कि घोर विसंगतियों, जीवन विसंगति का नाम है। यहाँ संगति खोजना संभव नहीं है। हर चीज़ में कुछ न कुछ विसंगतियाँ में नजर आती हैं। तनावपूर्ण भागदौड़ भरा जीवन है, जीवन तनावपूर्ण है। तनाव होना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तनाव होना ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा तनाव सही नहीं है। ऐसी स्थितियों में ये जो गीत है वो मानव मन के भावों को शब्द देता है। मानव मन क्या चाहता है? मानव मन तनाव नहीं चाहता, विसंगति नहीं चाहता, वो शांति, प्रेम, सौहार्द चाहता है। इस गीत में ईश्वर को संबोधित करते हुए विश्वास,
आध्यात्म दर्शन छायावाद की कलात्मकता और रचनाशीलता के सहारे प्रकृति और मानवता को केंद्र में रखकर आत्म प्रसार की भावना का विस्तार किया गया है। आत्म प्रसार, अहम ब्रह्म, यानी मैं जो कुछ है उसमें मैं हूँ, और जो मुझ में ईश्वर है, और जो कुछ प्रकृति का रूप है उसी में मैं हूँ। अपने मैं का विस्तार करना, इस तरह से ये कविता आपकी पूरी होती है। अगली बार हम फिर एक नई कविता के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। कोरोना महामारी का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, हाथ बार बार धोएं और सभी मिलजुल कर रहें। इसी संदेश के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।